नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज और इस समय हमारे साथ में भास्कर राव जी हैं जो कि काफी सारे अखबारों के संपादक भी रहे हैं और इन दिनों जो है लगातार संविधान हत्या को लेकर के अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM में। सर ये हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और डायरेक्ट सवाल जवाब से शुरुआत करते हैं। जी ये जो संविधान हत्या दिवस जो एक तरह से घोषित किया गया, ये असंवैधानिक कैसे हो सकता है? देखिए, भारत का राजपत्र जी एक संवैधानिक दस्तावेज है। भारत सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है, जो प्रावधान किए जाते हैं, उसका प्रकाशन राजपत्र में होता है और उसे नियमों और कानूनों के रूप में, प्रावधानों के रूप में मान्यता मिलती है। भारत का राजपत्र में जो प्रकाशित किया जाता है उसमें संविधान के किस अनुच्छेद, किस धारा, किस नियम के तहत ये किया जा रहा है, ये उल्लेख वो अधिकारी जो जारी कर रहा अधिकारी है वो करता है। लेकिन यहाँ जो जी पार्थ सारथी जो संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं, उन्होंने किसी नियम, किसी धारा, किसी अनुच्छेद का उल्लेख नहीं किया है। और तो यदि धारा, अनुच्छेद या प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जाता तो अध्यादेश सरकार की ओर से लाया जाता है और उस अध्यादेश के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो उस अध्यादेश का उल्लेख होता है। यहाँ अध्यादेश का भी उल्लेख नहीं है। इस राजपत्र की जो भाषा है यह पूर्ण रूपेण गैर राजनीतिक लगती है, राजनीतिक, असंवैधानिक है। संविधान का उल्लेख ही नहीं है। और इससे पहले भी इस प्रकार के असंवैधानिक कोई प्रयास किए गए हैं तो न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, जीरो घोषित कर दिया है। ये संविधान सम्मत है ही नहीं, संविधान का उल्लेख ही नहीं है। जी। तो सर ये जो इमरजेंसी की बात की जा रही है वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था? देखिए, इमरजेंसी पूर्णतः संवैधानिक था। हम आपातकाल के पक्ष में थे या नहीं थे, या हमको लगता है कि उस समय में मीसा कानून का दुरुपयोग किया गया, यह अलग विषय है। लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों के तहत पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद विश्व की शक्तियों द्वारा भारत को निशाना बनाए जाने और पाक पर मिली सफलता के बाद भी भारत विश्व शक्ति के निशाने पर होने की वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया होगा और हो गया था, क्योंकि उस समय इंदिरा जी को हटाने के लिए भिन्न भिन्न विचारधारा की पार्टियां एक मंच पर आ गई थी और उनका एक सूत्री अभियान था, इंदिरा हटाओ। और वे हर प्रकार के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आदि कर रहे थे। उससे विश्व की विरोधी शक्तियों को ताकत मिलती और वो देश में विद्रोह पैदा कर सकते थे, देश को कमजोर कर सकते थे, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी। संभवतः इसी कारण से श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में मिले ठोस आधार, ठोस प्रावधान का उपयोग करते हुए मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को सिफारिश करके बकायदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश में आपातकाल लागू की थी। तो सर ये अभी हमने देखा कि आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस चीज की जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके बारे में हमने सुना कोई चिट्ठी वगैरह भी लिखी है आपने प्रधानमंत्री को, कुछ जवाब आया कुछ ऐसा? जी, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, किसी पार्टी विशेष के ही मुखिया नहीं हैं, देश के अभिभावक हैं। प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, बहुत असाधारण व्यक्ति होता है। तो अभिभावक से भी कभी कभी गलती हो जाती है और वो गलती होने पर माफी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हो गई, भूल सुधार कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है कि एक हम पर अनुग्रह कर दीजिए। जो हम लोग असमंजस में है कि हमारा संविधान 49 साल पहले मर गया है, उसकी हत्या हो गई है, उस असमंजस को दूर करिए और उस निर्णय को वापस लेते हुए संविधान की जीवंतता का एहसास हम सबको लौटा दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से अभी तक कोई पत्र नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बार बार याद दिलाने के लिए मैं पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहा हूं और पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके भूल सुधार कर लीजिए ना, आपसे भूल हो गई है, मान लीजिए। भूल मानना तो बड़प्पन की निशानी है। आप अगर बड़े हैं तो भूल मान लीजिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर हमको अगला कदम उठाना पड़ेगा। मैं वही पूछने वाला था भास्कर राव जी की अगर मान लीजिए संविधान दिवस जो घोषित हुआ है अगर उस पर अडिग रहते हैं
कि नहीं बदलेंगे, तो फिर आपकी तरफ से अगला स्टेप क्या होगा फिर? हम न्यायालय जाएंगे जी और न्यायालय से भी आग्रह करेंगे, ये न्यायपालिका जिस संविधान के तहत आप चल रहे हैं उस संविधान की हत्या होना बताया जा रहा है। जब संविधान की हत्या होगी तो न्यायालय का अस्तित्व कैसे रहेगा? इसलिए सरकार को निर्देश दीजिए कि ये संविधान हत्या दिवस का जो निर्णय लिया है उसको वो वापस ले। जी। भास्कर राव जी जो हैं वो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे अखबारों के संपादक रहे हैं जैसा मैंने बताया, और एक ये मिशन लेके चल रहे हैं अभी। उस मिशन के तहत और भी कई सारे मुद्दे हैं जैसे रोजगार, पलायन के मुद्दे। अभी असली में कांग्रेस की बात इसलिए आई कि अभी नागपुर में पत्रकार वार्ता हुई तो सभी लोगों ने मुझे कहा, मैं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा रहा हूं, प्लान भी तैयार किया मैंने कांग्रेस के लिए। जी तो लोगों ने मुझसे पूछा, जो मुझसे जानकार थे कांग्रेस के, जो लोग मुझसे जुड़े थे, उन्होंने बोला और पत्रकारों ने भी बोला कि भाई कांग्रेस के नेता क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? तो मैंने बोला, इंदिरा जी को भी पूंजीपतियों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देने से, खदानों का राष्ट्रीयकरण कर देने से, घाटे में चल रहे उद्योगों का सरकारीकरण करने से, राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स बंद करने और उनके विशेषाधिकार बंद करने से ये सब सामंतशाही और पूंजीपति एक हो गए थे। इंदिरा जी को हटाने का मिशन चला रहे थे और वो इंदिरा जी को घेरने का प्रयास कर रहे थे। वो उनके झांसे में नहीं आई। राहुल जी भी पूंजीपतियों के झांसे में नहीं आते, और तो और अंबानी जी के बेटे की शादी में भी नहीं आए। उन्होंने नकार दिया उस आमंत्रण को। उन्होंने बोला मैं तो सामान्य व्यक्ति का हूं। उन्होंने राजा महाराजाओं के द्वारा जो जाति की गई, वंचितों की जमीन हड़प ली गई, वंचितों पर किस तरीके से वो कब्जा किए हुए थे, उस बात को भी उठाया। लेकिन अब सामंतशाही और पूंजीपति मिलकर हमारे राहुल जी को किसी तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि वे संविधान हत्या दिवस पर कुछ ना बोले। यहां तक के कि मेरी भी शिकायत राहुल जी के पास की गई है कि भाई ये तो नेता भी बनते हैं, कांग्रेस से भी जुड़े होना बताते हैं, ये पत्रकारिता करते हैं, ये लेखक हैं, ये आखिर किस हैसियत से कांग्रेस की बात कर सकते हैं? तो मैंने कहा, मैं पढ़ाई हालत में था, तभी से इंदिरा जी के विचारों से प्रभावित था, और इंदिरा जी ने जितना बड़ा योगदान इस देश के लिए दिया है उसको नकार करके कोई कांग्रेसी नहीं रह सकता। अगर इंदिरा जी के विचारों से सहमत नहीं है तो उसको कांग्रेसी बने रहने का अधिकार नहीं है। यदि राहुल जी हमारी बात सुन रहे होंगे, सुनेंगे, तो राहुल जी मुझसे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये पूंजीपति और ये सामंतशाही क्या कर रहे हैं। इंदिरा जी को भी निष्कारण से परेशान होना पड़ा, आप भी हो रहे हैं। इन सामंतशाहियों को और पूंजीपतियों को किनारे करिए जो पार्टी में घुसे हैं, रेत शराब का काम करके और पार्टी के अंदर घुसे हैं, और जो अपनी राजशाही और किले और महलों में बने बैठे हैं, इनको अलग करिए। आम लोगों की पार्टी कांग्रेस है, आम लोगों के भरोसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। यदि राहुल जी ये निर्णय ले लेते हैं तो बड़ी मुझे प्रसन्नता होगी, और मैं रात दिन मेहनत उस पार्टी के लिए करने लग जाऊंगा। और संविधान हत्या दिवस के निर्णय को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। यदि कांग्रेस के सारे लोग और अन्य सभी राजनीतिक दलों को सामने आते हैं तो अभी तो सरकार ने एक चाल चली है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टियां भी है। पुराने समाजवादी नेता आपातकाल से प्रभावित थे ऐसा बताया जाता है, तो उनको लगा कि यदि हम इस बात को चलाएंगे तो इनका इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और समाजवादी टूट जाएंगे। मेरी देश के समाजवादी, प्रबुद्ध समाजवादी नेताओं से भी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा नहीं, संविधान हत्या दिवस घोषित करना बिल्कुल गलत है, ये कर ही नहीं सकते, हम संविधान के तहत जी रहे हैं, ये गलत निर्णय है और हम संविधान हत्या दिवस के खिलाफ जाएंगे। यदि राहुल जी संविधान हत्या दिवस के खिलाफ पार्टी को एक मत करते हुए सामने आते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूं, मैं हिंसक आंदोलनों के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो हमेशा बौद्धिक अभियान चलाता हूं। मेरा पूरा बौद्धिक अभियान, राहुल जी यदि सामने आते हैं संविधान हत्या दिवस के विरोध में, इंदिरा जी के द्वारा जो योगदान दिया गया है देश में वंचितों के लिए, गरीबी हटाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की गरिमा बढ़ाने के लिए, उसके लिए राहुल जी सामने आते हैं तो मैं स्वयं पूरी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान देते हुए कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान में काम करूंगा। जी बिल्कुल। तो भास्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। और कोशिश यही करते हैं कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, जो संदेश आप देना चाह रहे हैं, वो लोगों तक जरूर पहुंचेगा। और फिलहाल हमसे बात करने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।